नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नकाल में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां आज वोटिंग जारी है। लेकिन ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये वो चुनाव है जो इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि पहली बार मैदान में नहीं बल्कि दो बड़े सबसे चेहरे जो रहते हैं, जिसे बैटल ऑफ बेगम्स कहा जाता था, ना शेख हसीना इस बार है और खालिदा जिया का निधन हो चुका है। एक तरफ सत्ता का शून्य है, दूसरी ओर 12 करोड़ वोटर हैं और इस बीच एक और हिंदू की हत्या की खबर आ गई है। सवाल सीधा है, जब वोटिंग के दिन ही अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है तो नई सरकार में उनका भविष्य कैसा होगा? क्या यह चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है या डर के साए में मतदान हो रहा है? पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। बांग्लादेश चुनाव में इस बार जमात की चर्चा कुछ ज्यादा ही है। इस बीच पड़ोसी मुल्क में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में 299 सीटों पर चुनाव हो रहा है। देश के करीब 12 करोड़ मतदाता नई सरकार चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा विवाद ये है कि मैदान में न शेख हसीना है और न ही खालिदा जिया। बताया जा रहा है कि शेख हसीना की पार्टी पर चुनावी प्रतिबंध लगा, जिसके बाद चुनाव का पूरा समीकरण बदल गया। कुल उम्मीदवार 1981, कुल मतदाता 12.77 करोड़, पुरुष 6.48 करोड़, महिला 6.28 करोड़, युवा 5.60 करोड़। वही राजनीतिक समीकरण बदलने के बीच चुनाव से ठीक पहले एक और सनसनीखेज वारदात, एक हिंदू युवक रत्न की हत्या, इलाके में दहशत, परिवार में मातम और अल्पसंख्यक समुदाय में डर। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले एक साल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। मंदिरों पर हमले, घर जलाने की घटनाएं, मारपीट और अब हत्या। ऐसे में चुनाव के पहले हुई ये वारदात कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। मेमनसिंह जिले के बोगर बाजार में एक और हिंदू की हत्या। हमलावर रात सूसन सरकार की दुकान में घुसे, धारदार हथियार से हमला किया, शटर बंद कर भागे। 62 साल के सूसन चंद्र चावल व्यापारी थे। विशेषज्ञ मानते हैं चुनाव किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है, लेकिन जब वोटर ही डर में हो तो क्या ये उत्सव अधूरा नहीं? बांग्लादेश में सुरक्षा के बड़े दावे किए जा रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी भी है, लेकिन जमीन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। अब नजर इस बात पर है कि नई सरकार चाहे जो भी बने, क्या वो अल्पसंख्यकों का भरोसा जीत पाएगी? क्या हिंसा पर लगाम लगेगी या डर का ये सिलसिला जारी रहेगा? 1971 में हिंदू आबादी 14%, आज घटकर 8%। कुल उम्मीदवारों में सिर्फ 4% ही अल्पसंख्यक। मैदान में कुल 80 अल्पसंख्यक उम्मीदवार, 10 अल्पसंख्यक महिला, 12 निर्दलीय। सीपीबी के सबसे ज्यादा 17 अल्पसंख्यक उम्मीदवार, बीएनपी के 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवार। पहली बार अल्पसंख्यक को जमात इस्लामी का टिकट। कृष्णा खुलना 1 सीट से कृष्णा नंदी जमात के उम्मीदवार। गोपालगंज 3 सीट से गोविंदा चंद्र प्रमाणिक निर्दलीय उम्मीदवार। तो बांग्लादेश में आज सिर्फ वोट नहीं डाले जा रहे, आज तय हो रहा है वहां के लोकतंत्र की दिशा और अल्पसंख्यकों का भविष्य। सबसे बड़ा सवाल, क्या नई सरकार सुरक्षा और भरोसा दे पाएगी या चुनाव खत्म होने के बाद डर और गहरा जाएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे सोडी जी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्वागत है आपका। अरविंद सिंह जी तेजावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा प्रशांत कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, ढाका से हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। हुसैन जावेद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। शुरुआत जे सोडी जी आप ही से। बांग्लादेश में लंबे समय के बाद चुनाव हो रहा है, 35 साल बाद ये कहा जा रहा है कि नया प्रधानमंत्री मिलेगा, क्योंकि बैटल ऑफ बेगम्स इस बार नहीं है। क्या उम्मीद करें इस चुनाव से? क्या राजनीतिक स्थिरता आ पाएगी और जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं वो सुधर पाएंगे? जय हिंद वंदना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। आज जो बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं
उसमें नतीजा जो भी हो, चाहे बीएनपी जीते चाहे जमात जीते, बांग्लादेश का जो भारत की तरफ पहली बात रुख है उसमें कोई बदलाव नहीं आए। दूसरा, जिस तरह से बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ एक कड़े रिश्ते में आ चुका है, उस पे भी कोई हल्काहट नहीं आई। तीसरा, जो बांग्लादेश के लिए अहम तौर पे इंपॉर्टेंट है, क्या बांग्लादेश में तरक्की होगी जिस तरह से शेख हसीना के समय में हुई थी, जब 2020 से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी हो गई थी, जी। वहां की पर कैपिटा जीडीपी भारत की पर कैपिटा जीडीपी से बढ़ गई थी। ये एक सबसे अहम सवाल है जो कि आज बांग्लादेश के 12.7 करोड़ मतदाताओं के सामने है। और मेरे को नहीं लगता कि जो भी इन दोनों में से पार्टी आएगी, क्योंकि दोनों, पहली बात ये कट्टर इस्लामिक पार्टियां हैं, दूसरा ये दोनों कट्टर भारत विरोधी पार्टियां हैं, तीसरा इन दोनों पार्टियों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचारों पे कोई इन्होंने बयान नहीं दिया, मतलब इन्होंने एक तरह से उसका समर्थन किया है। तो इन हालातों में बांग्लादेश की अंदरूनी हालत में भी कोई स्थिरता नहीं आएगी, वहां की अर्थव्यवस्था में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। जिस तरह से 1.5 साल से बांग्लादेश में उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वहां अस्थिरता, शांति है, मेरे को नहीं लगता कि आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदरूनी तौर पे कोई ज्यादा बड़ा फर्क पड़ेगा इन चुनावों के बाद। हुसैन जावेद साहब, इस पूरे चुनाव की वैधता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी को इस चुनाव से बाहर रखा गया है, अवामी लीग को प्रतिबंधित किया गया है, और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि एक बड़ा तबका है जो इस चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। आपको उम्मीद है कि ये जो चुनाव है वो बांग्लादेश का भविष्य तय करेगा? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये कि हमने ये सुना था कि 12 को चुनाव होंगे, नहीं होंगे, क्या हो जाएगा, ऐसा ना हो कि ये चुनाव कैंसिल हो जाए, कोई इस तरह का बहाना बन जाए। तो अच्छी बात तो ये कि चुनाव अपने वक्त पे हो रहे हैं, और बंगला अवाम को एक लंबे अरसे के बाद वोटिंग के जरिए जो उनकी राय है वो इस तरह अपनी सामने लाने का मौका भी मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, और आई थिंक इसको इंडिया को भी इसको पॉजिटिव देखना चाहिए। दूसरी बात, आपने यहाँ पे बात की अवामी लीग की। देखिए, सबको पता है कि जो वहां पर एक तरह का जुलाई का आंदोलन हुआ, 1400 लोग अपनी जान से गए थे, और उसकी जो जिम्मेदारी वो सीधा सीधा हसीना सरकार पर आती थी। और जिस तरह से वो वहां से भागी हैं, और जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। और आज आप देखें ना, जेन जीज को देख लें वहां पे, आप उसमें जमात को देख लें, बीएनपी को देख लें, और आम आप बंगला अवाम को देख लें, कोई अवामी लीग को मिस नहीं कर रहा है। और ये अपने आप में एक बिल्कुल एक तरह का रियलिटी चेक भी है। तो मैं समझता हूँ कि अवामी लीग के लिए तो एक लंबे अरसे तक वहां पे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस मुल्क की यूथ किसी भी पार्टी के खिलाफ हो जाए ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनका दोबारा से अपना कदम जमाना। तो मैं समझता हूँ इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि आज नया बांग्लादेश जो है वो इस तरह से सामने आ रहा है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, सोडी साहब ने कहा कि अगर वहां पर बीएनपी जीते या जमात जीते तो ये दोनों ही एंटी इंडियन होगी। मैं नहीं समझता, मुझे कम से कम बीएनपी से तो ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके जो लीडर हैं तारिक रहमान साहब, उन्होंने तो खुला कहा हम इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे किस्म के ताल्लुकात चाहते भी, और ऐसी भी खबरें कि इंडिया ने भी बैक चैनल के थ्रू उनसे इस तरह का राब्ता भी किया कि हम आगे इस तरह मिलकर चल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बीएनपी आगे तो वो यहाँ पर जमात इस्लामी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जमात इस्लामी बेहतर होगा, बीएनपी से बेहतर है। अरविंद सिंह तेजावत जी, जो मुख्य मुकाबला है वो तो बीएनपी और जमात इस्लामी में ही है, लेकिन दोनों ही पार्टियां क्या एक बैलेंस बना सकती हैं? जो कम्युनिटीज़ में बैलेंस देखा गया था शेख हसीना के सरकार के दौरान, और उनके तख्ता पलट के बाद से जिस तरह की अस्थिरता बनी है, जो अराजकता हुई, खासतौर से जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, चुनाव के वक्त भी एक हिंदू की निर्मम हत्या की खबर सामने आई है जिसमें हाथ पैर बांधकर उनकी हत्या की गई है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए वंदना जी, ये सच है कि वहाँ बांग्लादेश में सांप्रदायिक राजनीति चलती रही है काफी लंबे समय से, पर यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये चाहे वो जमात इस्लामी हो या बीएनपी हो, इन दोनों के ही पार्टी चीफ ढाकेश्वरी मंदिर गए थे, और इसका कारण ये है कि 8% वहाँ हिंदू आबादी है, और अगर उन्होंने वोटिंग की तो वो परिणाम काफी बदलने की स्थिति में है। तो दोनों ही पार्टियां हैं वो हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे, तो हिंदू वोटर्स का काफी वहां अहमियत है।
दूसरी बात ये है कि जो बीएनपी के जो चीफ हैं, उनकी माँ जब बेगम खालिदा जिया उनकी जब डेथ हुई थी, तब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी गए थे वहां पे। तो ये एक तरीका जेस्चर था, और रहमान साहब की तरफ से भी लगभग ऐसा ही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भारत के साथ रिश्ते दुरुस्त करेंगे। क्योंकि एक बात ये तय है कि बांग्लादेश में चाहे कोई से भी पार्टी रहे, चाहे वो जमात इस्लामी रहे या बीएनपी रहे, वहां की वोट बटोरने के लिए तो वो ठीक है, पर उनको पता है कि इतना दूर जो पाकिस्तान है, जिसपे सामान ढोने के लिए भी पूरा का पूरा हिंद महासागर, वो पूरा भारत का चक्कर लगाना पड़ता है, तो वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बांग्लादेश के रिश्ते कोई फायदेमंद रिश्ते नहीं है। यह आगे आने वाली सरकार को भी पता चलेगा। हाँ, चीन से कुछ अगर दबाव होगा तो वो बात अलग है, पर ये निर्भर करेगा कि इस रीजन में, खासकर बांग्लादेश में, चीन कितना इन्वेस्ट करेगा, वह भी अमेरिका को काउंटर करने के लिए। तो यह चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात यह कि ये ऐसी पहली स्थिति नहीं है। 2001 से लेकर 2006 के बीच में भी बीएनपी लेड गवर्नमेंट थी, और उसमें जमात इस्लामी जो है वो साथ में था। इन दोनों ने मिलकर सरकारें बनाई थी। तो भारत को पता है, कुछ पुराने संबंध भी है, और अभी जमात इस्लामी के जो चीफ है उन्होंने ऐसा दावा किया है पब्लिकली कि जो इंडियन जो हाई कमीशन है उसकी तरफ से उनसे संपर्क साधने की भी कोशिश की थी। तो हालांकि ना तो जो इंडियन हाई कमीशन ने इसको इनकार किया, ना स्वीकार किया, तो उससे भी अंदाज लगता है कि शायद जो पीछे, पर्दे के पीछे कुछ न कुछ संवाद जरूर है। तो भारत की केवल एक ही चिंता है कि वहां पे अस्थिरता खत्म हो, क्योंकि अस्थिरता के माहौल में वोट बटोरने के लिए वहां पे भारत विरोधी माहौल होता है। पर एक बार वहां सरकार बन जाएगी तो चीजें काफी ठीक होने की संभावना है। वंदना जी। हम लोग के जानकार हैं रत्नेश जी, ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें सबसे बड़ा सवाल यही कि जो आने वाली सरकार होगी क्या अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे पाएगी, क्या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं और 1971 के बाद से 14% जो आबादी थी अल्पसंख्यकों की वो घटकर 8% हो गई है, और बीते कुछ दिनों में अंतरिम सरकार के दौरान तो 2900 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, हत्याएं हो चुकी हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही कि आज भी, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उन्हें वोट करने से रोकने की साजिश हो रही है। वंदना, देखिए, बिंदुवार तरीके से और घटनाएं जिस तरह से हुई हैं उनसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो यूनुस सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा एक ग्रिप तैयार किया जा रहा है वो ये है, क्या यूनुस इस चुनाव के बाद सत्ता के केंद्र में बने रहना चाहते हैं या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने शेख हसीना के पदच्युत होने के बाद, निर्वासन के बाद ये देख लिया कि एक अस्थिर बांग्लादेश भारत की परेशानी का भी सबब है। बीएनपी के नेता जैसे अरविंद तेजावत जी ने कहा, ये तारिक रहमान करीब 17 साल बाद देश लौटे हैं, और इन चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में आती है इससे ज़्यादा ज़रूरी है संवैधानिक सुधार, या जिसे जुलाई चार्टर कहा जा रहा है। और जैसा मैंने बताया था, इसीलिए इस मतदान में 2 बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं हर मतदाता को, एक सफ़ेद रंग का और एक गुलाबी रंग का। हाँ। संवैधानिक सुधार ही ये तय करेंगे कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने कही थी कि शेख हसीना के जो 30-40% वोटर्स ट्रेडिशनल हैं वो तो वोट कर ही नहीं रहे हैं, और उन्हीं को अनिर्णित वोट माना जा रहा है। तो बचे हुए आधे बांग्लादेश के जो वोटर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि बीएनपी सत्ता में आएगी या शफीकुर रहमान, जिन्हें मौलाना की छवि मिली हुई है और जो 11 पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सत्ता में आएंगे। और दूसरा, ये संवैधानिक सुधार सिर्फ 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, हाँ या ना। अगर अभी तक के जितने रेफरेंडम हुए हैं बांग्लादेश में, कम से कम 90% वोटर्स ने हमेशा हाँ कहा है, मतलब वो ना पे टिक करते ही नहीं हैं। वो चाहे 1977 का रेफरेंडम रहा हो, 1991 का रहा हो, 1995 का रहा हो। तो संवैधानिक सुधार लागू किए जाए
ये इस पर हाँ या ना जो कहना है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सी पार्टी चुनाव के बाद सत्ता में आती है। जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या जैसा यूनुस ने कहा है कि चुनाव के बाद जो पार्टी जीतती है उसके नेता को वो सारी जिम्मेदारी सौंपकर शायद यूनुस सेंटर लौट जाए, जिसके कामों की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है रत्नेश जी, क्या लौटेंगे आपके पास, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। जे.एस. सोढ़ी साहब, जब हम चर्चा करते हैं कि 17 साल के बाद तारिक रहमान जब बांग्लादेश पहुंचे थे, एक उम्मीद की किरण लेकर, बीएनपी क्योंकि इस चुनाव में एक प्रमुख कॉम्पिटिटर के तौर पर है, आपको लगता है कि सिंपैथी वोट भी उनके पक्ष में जाएंगे? वंदना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी चुनाव होते हैं और जब ऐसी कोई घटना घटती है जहाँ पे कोई बड़े नेता का देहांत होता है, तो एक सिंपैथी वेव फैक्टर तो होता ही होता है। ये हमने भारत में भी देखा है। तो ये तो एक पूरा एक ग्लोबल प्रक्रिया जो कि हर देश में होती है, तो इसका भी कुछ ना कुछ चुनावी फायदा तो तारिक रहमान को मिलेगा, क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग हैं जो कि पूरी तरह से बीएनपी लॉयलिस्ट हैं। और जिस तरह से 15 साल का जब शासन हुआ था 2009 से 2024 तक, शेख हसीना का, जब उन्होंने खलीदा जिया को जेल में रखा और बीएनपी ने चुनावों का बहिष्कार किया, तो वहां के काफी लोगों में भी आक्रोश था कि ये क्यों फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। और अभी भी जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, बीएनपी के जो लॉयलिस्ट हैं वो तो बीएनपी को वोट करेंगे, लेकिन एक बड़ा तबका अब भी वैसे ही है जैसे पहले था, क्योंकि अवामी लीग को बैन कर दिया गया है चुनाव लड़ने से। तो ओवरऑल बांग्लादेश की आंतरिक हालत में कोई ज्यादा सुधार आएगा नहीं। सुधार आता अगर ये चुनाव फ्री, फेयर और इंक्लूसिव होते, जहां पे सारी पार्टीज को पार्ट लेने में ये लीगल तरीके से अलाउ किया जाता। लेकिन क्योंकि एक बड़ी पार्टी को उन्होंने बैन कर दिया है और उनके भी 30 से 35% लॉयलिस्ट वोटर्स तो हैं ही हैं, तो ओवरऑल सिंपैथी वोट तो मिलेगा। अब बीएनपी या जमात में से कोई ना कोई जीतेगा, चांसेस ज्यादा बीएनपी के हैं, लेकिन बांग्लादेश की अंदरूनी हालत में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा वंदना जी। देखिए, जो हुआ सो हुआ, वो तो अब जो पास्ट है उसको तो कोई बदल नहीं सकता, सीख ही सकता है। बांग्लादेश में जो भी सरकार बनती है, अगर वो वाकई में बांग्लादेश को तरक्की की राह पे लेके जाना चाहती है, तो उसे अपने तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। जिस तरह से 1.5 साल से मोहम्मद यूनुस ने भारत विरोधी गतिविधियां, हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियों को वहां बढ़ावा दिया, क्योंकि उन्होंने कोई वहां पे एक्शन नहीं लिया। जब कोई बड़ा नेता जो सत्ता में होता है, जब वो कुछ एक्शन नहीं लेता है, तो वो साइलेंटली बढ़ावा देता है ऐसी चीजों को। ये अब जो भी पार्टी वहां चुन के आती है, उसे इन चीजों पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भी देश अंदरूनी तौर पे ताकतवर या स्थिर नहीं होगा, वो कभी तरक्की के रास्ते पे जा ही नहीं सकता है। और साथ साथ मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा, ये भारत के लिए भी एक सुनहरा मौका है। जो हुआ सो हुआ, अब हमें भी बांग्लादेश के साथ एक नए सिरे पे चीजें शुरू करनी चाहिए। और इसमें हमें एक बड़ी अहम भूमिका, हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है मुस्लिम्स का, जिसके रिटायर्ड जनरल्स हैं मुस्लिम ऑफिसर्स, जिसके रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं मुस्लिम ऑफिसर्स। पाकिस्तान अगर धर्म के नाम पे बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ा सकता है, तो भारत इन मुस्लिम ऑफिसर्स और रिटायर्ड एम्बेसडर्स का इस्तेमाल करके बांग्लादेश से धर्म के नाते पे क्यों नहीं नजदीकियां बढ़ा सकता है। पाकिस्तान अगर डोनाल्ड ट्रंप को 2 बारी नोबेल पीस प्राइज के लिए लिख सकता है, मिले ना मिले बात अलग है, भारत को क्या रोकता है कि हम तारिक रहमान को या बांग्लादेश के चीफ आर्मी स्टाफ को हम बुला के यहाँ पे सम्मानित करें। ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ये हमें नए सिरे पे शुरू करना होगा। और आखिरी मेरी रिक्वेस्ट है भारत के अधिकतर मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल से, आपका चैनल बहुत अच्छा है क्योंकि आपका चैनल बिल्कुल सही खबर दिखाता है, लेकिन भारत में अधिकतर मेन स्ट्रीम चैनल्स लगातार एक ही चीज पे पिटारा पीटते रहते हैं, बाकी देशों से दुश्मनी मोलते हैं। आज से 21 साल बाद जब भारत के विकसित होने की रिपोर्ट लिखी जाएगी 2047 में, एक अहम भूमिका भारत मीडिया पे डिस्कस होगी, भारत मीडिया ने क्या रोल किया। हमने देखा किस तरह से मालदीव्स के साथ रिश्ते, एक ट्विटर हैंडल ने, जो बहुत प्रसिद्ध ट्विटर हैंडल है, उसने गलत ट्वीट किया और हमारे रिश्ते मालदीव से किस तरह खराब हो गए। भारत को भी यहाँ पे नए सिरे तौर पे, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें जैसे मैंने कहा ये रिटायर्ड मुस्लिम ऑफिसर्स, इन सब का इस्तेमाल करके, आउट ऑफ द बॉक्स करके, हमें भी बांग्लादेश के साथ एक नए सिरे पे एक रिश्ता कायम करने की शुरुआत की कोशिश करनी चाहिए।
ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सत्ता में आता है। प्रशांत कुमार शील जी में हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है आपका। प्रशांत जी, आपको लगता है कि फेयर इलेक्शन बांग्लादेश में हो रहे हैं? क्योंकि आज भी आरोप लग रहे हैं कि वहाँ धांधली की जा रही है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और खासतौर से अल्पसंख्यकों को वोट कास्ट करने से रोका जा रहा है। ये तो आप तो देखते हो बांग्लादेश में हिस्ट्री का, वोटिंग का हिस्ट्री का, तो ये तो वेरी रक्तपात का वोट का इतिहास है बांग्लादेश में। 50 इयर्स को इतिहास देखता है तो मेरा सिनारियो देखता है बिल्कुल फाइन, बट आफ्टर द वोटिंग काउंटिंग एंड द नेक्स्ट प्रोसीड्यूर, ये तो संघर्ष है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। बट आप देखता हो जो यस्टरडे नाइट तक गुजब आता हो फेसबुक में, सोशल मीडिया, आप तो जानता है तो सोशल मीडिया इज ए वेरी वाइब्रेंट फॉर द कैंपेन एंड एवरीथिंग। तो देखता हो इधर में प्रचुर मीम आता हो, फेसबुक ट्रॉल आता हो, ये तो मैनिपुलेट करने का वोटर के लिए, ये तो वेरी न्यू एक्चुअली न्यू थिंकिंग फ्रॉम द बांग्लादेश का पॉलिटिक्स। आप तो जानता हो तो जेनजी का फर्स्ट वर्ल्ड कप, जेनजी का फर्स्ट इलेक्शन होता हो विप्लव में बांग्लादेश में, एंड वर्ल्ड मीडिया को तो देखता हो इधर में क्या होता हो एंड आफ्टर वोटिंग परिस्थिति क्या होता। आफ्टर ऑल यू देखता हो मेरा परिस्थिति ये तो संतोष से नो प्रॉब्लम है, बट आपकी जो कंट्रोल होता है आपका वोट का रिजल्ट के मनता है नहीं मनता है। So it's a very very crucial question for the people and also the candidate को होता है, कैंडिडेट के मनता है कि वोट का रिजल्ट नहीं मनता है, तो दिस इज फाइट आता है। आप तो जानता है तो बांग्लादेश में प्रेजेंट टाइम का जमात इस्लाम का ज्वार आता है, ये तो भैया नहीं जानता है तो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल इधर तो बढ़ता है, ये तो चैरिटेबल चार्ज का तो इस्लामिक का मेन चर्च लैंड का ये तो बहुत पुराना प्लान है। तो यह प्रेजेंट टाइम को मेरा देखता हो जमात ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहे हैं, ये दे आर द स्टारिंग फोर्स तो वोट का जितना है, ये द क्रूशियल पॉइंट। तो बांग्लादेश का साधारण जन वर्सेस के जमात का एलाई होता हो, ये कि पीपल एक्सेप्ट करना और नहीं करना है, ये तो वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। एंड अदर देखता हो तो बांग्लादेश में आप तो जनता हो फ्रॉम जमात के अलाई करता है तो बारोदलिया का जोट के लिए, तो ये जोट का इस्लामिक शरिया का आइन का बास्तवायन करने की देयर मैनिफेस्टो हो। तो बांग्लादेश में ये दल है, तारेक रहमान के दल है, दल का नाम के बीएनपी है। तो बीएनपी एंड जमात वंस अपॉन अ टाइम साथ रखता हो, तो जमात का एडवांटेज, फुल एडवांटेज पाता तो बीएमपी की है। ठीक है अरविंद सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं अगर बीएनपी सत्ता में आती है या फिर जमात इस्लामी आती है, क्योंकि जो मुख्य चेहरे हैं तारिक रहमान और शफीकुर रहमान, इनके बीच एक टफ फाइट यहाँ पर मानी जा रही है कि उनकी जो नीतियाँ होंगी या फिर जो उनकी आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश किसके हाथों में ज्यादा सुरक्षित है? देखिए, अगर वर्तमान समय में देखें तो बांग्लादेश किसी के भी हाथों में सुरक्षित नहीं है। इसकी वजह साफ है, मैं बांग्लादेश के लोगों के व्यू पॉइंट से देख रहा हूँ, क्योंकि किसी के भी पास कोई ऐसा रोड में ऐसी कोई नीतियां नहीं है जिसके आधार पर बांग्लादेश का कोई बहुत लंबे समय के लिए कोई विकास की नीतियां तय हो सके। दबाव में है, छोटा देश है, तमाम देशों का दबाव रहता है जी। चीन और भारत के बीच में बांग्लादेश की वही हालत है जो कि 32 दांतों के बीच में जीभ की हालत होती है, कभी भी कट सकती है। तो लगभग वो हालत है बांग्लादेश की। हाँ, इतना तय है कि अगर सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा, सरकार बन जाती है वहां पे, तो कोई भी स्थिर सरकार भारत के साथ मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से विरोध में बढ़ना चाहेगी। इसका कारण ये कि उसकी काफी हद तक आर्थिक निर्भरता भारत पर है, और जो वहां के जो नेता बड़े बड़े दावा करते थे, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, वो तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर हम इधर बहुत सारे भारत के क्षेत्रों से देखें तो बांग्लादेश की काफी रसद और सप्लाई इजीली काटी जा सकती है। तो दबाव में है, या यहाँ तक कि चीन और पाकिस्तान भी किसी भी हालत में भारत की जगह नहीं ले पाएंगे। कारण ये कि भारत और बांग्लादेश की जो निर्भरता है वो दशकों पुरानी है। तो चीजें बेहतर होगी, और भारत सरकार यही कारण था कि इतने तमाम उकसावे वाले बयानों के बावजूद उसने संयम बरता, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि प्रूवन है
कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो चलती रही है। जी। हमारा उनके साथ संवाद है, डायलॉग है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस स्थिरता की जरूरत है जो बहुत जल्दी आ जाएगी, बदलना चाहिए। हुसैन जावेद साहब, क्योंकि अब कुछ दिन पहले नई नई दोस्ती अंतरिम सरकार के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश की हुई है, तो आप लोग किसके हाथों में ज़्यादा सुरक्षित देख रहे हैं बांग्लादेश के भविष्य को? देखिए, हम तो इस हक में कि चाहे वहाँ पे आज जमात इस्लामी का जो इत्तेहाद है वो भी अगर वहाँ पे इस तरह से सक्सेसफुल होता है, हमें उससे भी कोई मसला नहीं है। और अगर इस तरह बीएनपी जो है वो इस तरह से पावर में आती है तो हम उनके साथ भी कंफर्टेबल है, हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं उसमें अभी यहाँ पे सोडी साहब ने भी एक बात की है, और वो बात यही थी कि अवामी लीग के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती की गई। तो मैं यही कहूँगा सर, यही बात है कि पिछले 2 इलेक्शन उठा के देख लें, अवामी लीग ने भी तो किसी को नहीं छोड़ा। क्या उन्होंने अपने टाइम में किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह से दी थी? तो जवाब है, नहीं दी थी। और यही वजह कि आज वो आउट भी हैं, तो जो वहाँ की बगला वाम है उनको इस बात की कोई फिक्र भी नहीं है। हाँ, ये है कि हमारे लिए तो अच्छी बात ही है कि जब से हसीना की वहां से हुकूमत गई है तो हमारे लिए वहां के दरवाजे खुल गए। मैं एक बात यहाँ पे वाजे भी कर दूं, ये सिर्फ मजहब का फैक्टर नहीं है कि वो भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है, मुस्लिम कार्ड एक चला और हम इस तरह से भाई भाई हो गए दोबारा। 71 की जो तलखियां थी वो इस तरह खत्म होगी, नहीं, ये आपस में पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, क्योंकि दोनों ने ये मान लिया कि हम एक दूसरे को नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकते। तो खाम खा एक नफरत की जो दीवार है उसको खड़ा करने की जरूरत करो। आप देख लें कि 1.5 साल के अंदर जो है वो एक ड्रामेटिक शिफ्ट आई है ढाका और इस्लामाबाद के अंदर। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो ढाका के साथ ताल्लुकात है वो इस बेस पे बिल्कुल नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ हो, क्योंकि अरविंद जी ने सही कहा है। देखिए, हम इंडिया के खिलाफ उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? पूरा जो आपका इंडियन ओशन है वो इस तरह से क्रॉस होगा और उसके बाद हम जाके चिटागोंग पहुंचेंगे, जबकि इंडिया उनको चारों जो जो आपका बॉर्डर है चारों ओर से उनको इंडिया लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं चाहते कि वहां पे किसी किस्म की स्टेबिलिटी ना हो। और अच्छी बात है, और साथ में सोडी साहब ने ये भी कहा कि अब इंडियन स्टेट को, इंडियन मीडिया को बांग्लादेश को एक नई ऐनक के साथ देखना होगा। ये सबसे अच्छी बात हो। ठीक है रत्नेश जी, क्योंकि पूरे साउथ एशिया की डिप्लोमेसी और पावर बैलेंस को भी ये जो इलेक्शन है वो प्रभावित करेगा, केवल बांग्लादेश की राजनीति की बात नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और देश के भविष्य को सोचते हुए जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट करें। देखिए, मैं फिर कहूँगा, आप इसको कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन मान सकती हैं? जितने वोटर्स हैं उसमें से तो आधे अनिर्णित हैं, मतलब वो वोट दे ही नहीं रहे। उसमें बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो शेख हसीना के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, वो वोट कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन जो बच रहे हैं 35 से 40%, उसी में रेफरेंडम आएगा और उसी में सरकार तय होगी। मैं फिर कहूँगा, लेकिन सरकार, यही स्थिति तो मार्च 2024 में भी बनी थी जब बीएनपी ने नहीं, आप बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ चुनाव में सरकार किसकी बनती है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव में जो मतदाताओं को 2 बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं, एक तो सरकार तय करे, एक बैलेट पेपर सरकार कौन सी बनेगी ये तय करेगा, और एक संवैधानिक सुधार किस दिशा में जाए ये तय करेगा। और यही सबसे, यहाँ बांग्लादेश में उल्टा होता है, वहाँ संसद में बिल नहीं लाया जाता पहले, वहाँ पहले रेफरेंडम चुनाव वोटर्स के जरिए तय किया जाता है। और संवैधानिक सुधार वो लिबरल दिशा में जाएंगे या कट्टरपंथियों के हाथ में जाएंगे, देश जाएगा, या खून खराबा चलता रहेगा जैसे चल रहा है। और इसे मैं एक नज़रिए से और देखता हूँ, जैसे कहा गया कि बांग्लादेश की स्थिति 32 दांतों के बीच वाली है, तो इस समय कुछ ले देकर भारत की स्थिति भी 32 दांतों के बीच वाली है। चाइना जिस तरह से प्रभाव अपना बढ़ा रहा है भारत के पड़ोसियों पर, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, मैं श्रीलंका भी गया था, वहाँ भी तमाम सारे एक्टिविटी चाइना सरकार कर रही है। पाकिस्तान, हुसैन जावेद साहब ये मानेंगे किस तरह चाइना अंदर तक घुसा हुआ है लोन दे देकर। तो जिस तरह हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, भारत सरकार को जिस प्रभावशाली तरीके से इंटरवीन करना चाहिए था वो कहीं कमजोरी दिखती है। लेकिन यूनुस वादा खिलाफी ना करें और हत्याओं का सिलसिला रोकें, और जो उन्होंने कहा है
कि चुनाव के बाद वो सत्ता से हट जाएंगे और जो भी पार्टी चुनाव जीतेगी उसको सरकार बनाने देंगे, वो अपने यूनुस सेंटर के काम में वापस चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ग्रिप बनाई है माइनॉरिटीज की हत्याएं कराकर, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, इसमें यूनुस बहुत बड़ा कवर अप ऑपरेशन चला रहे हैं। जैसा वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है, वहाँ कई सारी शक्तियाँ काम कर रही हैं, वो किसी न किसी रूप में बांग्लादेश के अंदर सक्रिय हैं, जिसे आप वेस्टर्न हैंड मान लें या कुछ और मान लें। जो मोहम्मद यूनुस की कई सारी मुलाकातें हुई हैं बैकडोर में भी, और वो भी जो मीडिया के सामने आई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने, तो कहीं ना कहीं स्थिति इतनी गड़बड़ हुई, उसके लिए कोई ना कोई दोषी तो है ही। यूनुस किसी भी तरह से ये नहीं चाहेंगे कि चुनाव के बाद वो सत्ता के केंद्र से हटें, और शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया गया। मैं फिर वही कह रहा हूँ, 35 से 40% लोग वोट डाल ही नहीं रहे। चाहते थे, यूनुस नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो, लेकिन सेना का दबाव था, जनता का प्रेशर था, इसलिए भी अब उनको इलेक्शन कराना पड़ा। हमारे साथ प्रशांत जी जुड़े हैं। प्रशांत जी बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि ये जो चुनाव है, अल्पसंख्यक क्या डर के साए में ये चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अल्पसंख्यकों की हत्या हुई है अंतरिम सरकार के दौरान, एक बड़ा आंकड़ा है, और सवाल ये कि नई सरकार क्या अल्पसंख्यकों की हत्या को रोक पाएगी, इन हिंसा की घटनाओं को रोक पाएगी? आप तो जानता हो, तो ये इंटर्म गवर्नमेंट का रिफॉर्म करता है, तो आप तो मूवमेंट का लिए आता है इस गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का फर्स्ट मैंडेट होता है तो इलेक्शन करने की। तो इलेक्शन जनगण का 15 वर्ष का शासन के लिए वन साइडेड वोट होता हो, जनगण का मैंडेट करता है इलेक्शन। तो यूनुस गवर्नमेंट का आप तो बोलता है 5 वर्ष रहेगा भैया, 10 वर्ष, 15 वर्ष, दे इज नॉट फैक्टर आता है तो इलेक्शन करने लिए। इलेक्शन होता है, नो प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम आता हो आपका रिजल्ट मानता है और नहीं मानता। ये तो वेरी क्रूशियल पॉइंट। आप तो ये बोलता है तो जमात एंड बीएमपी, ये तो भैया द्विशक्ति का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है अंदर में। तो आप तो बोलता है तो जमात के जीत गया, इज वेरी वन साइडेड किया। ये तो बीएमपी के लिए चेरिस लैंड था, बट आप फ्रेमिंग करता है इंटरनेशनल मीडिया का, अदर मीडिया, जो बीएमपी का जय होता हो, इज नॉट अ फैक्टर अंदर में भैया। 15-20 वर्ष का लिए यह तो जमात का संगठन माना चाहिए। यह संगठन का तृणमूल के लिए तो आप पर बूथ लेवल का आता है। ये तो जुआर देखता है कि जमात द स्टीयरिंग पोजीशन। आप तो 50 इयर्स का इतिहास में बांग्लादेश में आप तो सरप्राइज नहीं आता हो जो जमात का टुडेस इलेक्शन का जय करता है। मैं सरप्राइज नहीं होता, ये संगठन के लिए करता है। आप बोलता है तो मीडिया का इंटरनेशनल फैक्टर आता है, जमात का वोट का विनिंग करके लिए ये तो फॉर्मूला बनाता है, तो आप तो विन के लिए। तो दिस फैक्टर एंड अनदर तो संघर्ष तो ये तो बांग्लादेश में जमात के लिए और बीएमपी के लिए में स्टिल रिजल्ट इज नॉट फाउंडिंग। बट आप देखता हो स्थितिशील सरकार का ये तो क्वेश्चन होता। मेरा बोलता हो वोट फाइन हो, एवरीथिंग फाइन हो, बट आफ्टर इलेक्शन व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश ये के देखता है। ठीक है, ये तो बड़ा जैसा कि रत्नेश जी ने भी जिक्र किया कि वहाँ पर जुलाई चार्टर के सुधार के प्रस्ताव को लेकर भी वोट हो रहा है, यानी एक तरीके से जो जनमत संग्रह होता है वो किया जा रहा है। आपको लगता है कि जो जुलाई चार्टर है वो कितना बड़ा बदलाव ला सकता है बांग्लादेश में? जुलाई चार्टर के लिए जय सोनी जी। वंदना जी, देखिए, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हैं तो इससे जो बड़ी एक चीज निकलने वाली है वो ये निकलने वाली है कि जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं उनकी ताकत में बहुत इजाफा होगा। आज की तारीख में जो मेन ड्राइविंग पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है बांग्लादेश में भारत की तरह, वो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन अगर ये रेफरेंडम सफल हुआ और इसके बाद जो भी संशोधन लाए जाएंगे उसमें बांग्लादेश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कई चीजों में। और मोहम्मद यूनुस ये राष्ट्रपति पद को ही उनकी नजर इस पे टिकी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं अभी थोड़े दिनों में या थोड़े हफ्तों में तो ये इंटरिम एडवाइजर की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, लेकिन अब उनका जो अगला स्टेप है वो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनने का। तो अब वो सिचुएशन सामने है जब बांग्लादेश का राष्ट्रपति और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री जो भी होगा
अगर दोनों भारत विरोधी हुए, हिंदू धर्म विरोधी हुए, तो बांग्लादेश में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि चीजें बद से बदतर हो जाएंगी। क्यों बद से बदतर होंगी? क्योंकि अब तक तो दुनिया कहती थी इंटरम एडवाइजर है, उसके पास कोई ज्यादा पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन अब तो वहां चुनी हुई सरकार आएगी। चुनी हुई सरकार की ताकतें तो बहुत ज्यादा होती हैं। तो आने वाला समय बहुत गंभीर है भारत के लिए कि क्या वहां पे जो राष्ट्रपति बनता है, जो प्रधानमंत्री बनता है, वो कौन बनता है, और उसका रवैया भारत और हिंदू धर्म के रुख क्या होता है। बिल्कुल, शेख हसीना की तख्तापलट के बाद से ही जो विदेश नीति है किस तरह से बदली है बांग्लादेश में, हर कोई जानता है। अरविंद सिंह जी, क्योंकि भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे ये भी निर्भर करेगा जो बांग्लादेश में नई सरकार आएगी, क्योंकि ये भी माना जाता है ना कि जो बीएनपी है वो यहाँ पर जिक्र इस बात का करती है कि बांग्लादेश फर्स्ट की वो नीति लेकर चलते हैं। खासतौर से तारिक रहमान की हम बात कर रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते वो बेहतर करेंगे अगर वहाँ की जनता ऐसा चाहेगी। तो आपको लगता है कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो रिश्तों में सुधार होगा? वंदना जी, बिल्कुल सुधार होगा। इसका कारण यह है क्योंकि मैं बांग्लादेश जाता रहा हूँ, ढाका यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चर्स भी होते रहे हैं। तो ऐसे में मुझे पूरा ये अंदाज है कि वहाँ की जो पूरी की पूरी जो जनता है, उनके लिए जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है बांग्ला आइडेंटिटी, और जो सेकंड आइडेंटिटी है वो रिलीजियस आइडेंटिटी है। तो ऐसी हालत में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जो कम्युनल ताकतें हैं वो वहाँ ज्यादा वो अपना जोर जमा पाएगी। और जहां तक हमने यूनुस साहब की बात की है तो वो कठपुतली थे, और जो खासकर ब्यूरोक्रेसी वगैरह वो काफी डरी हुई थी, तो वो ऐसा कोई स्टेप नहीं ले पा रही थी क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि सत्ता में कौन आएगा और उनकी क्या हालत होगा। एक बार जब वहां स्थिरता आ जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजें दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी और भारत और बांग्लादेश के संबंध भी सुधरने लग जाएंगे, और ऐसे संकेत भी मिलने लग रहे हैं। और ये अच्छा भी है क्योंकि अगर हम सब लोग शांति से रहते हैं तो पूरा का पूरा जो साउथ एशियन रीजन है वो लंबी नीतियां बना पाएगा, बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस कर पाएगा, और जो खासकर पश्चिमी ताकतों का जो दबाव और जो शोषण है मुझे लगता है वो कम हो पाएगा। वंदना जी। बिल्कुल रत्नेश जी, और अगर जमात इस्लामी सत्ता में आ जाती है तो उस सूरत में भारत के साथ रिश्ते कैसे हो सकते हैं? देखिए, जमात इस्लामी तो 11 पार्टियों का गठजोड़ है। वो सरकार में आती है, उसके बाद वो सरकार कायदे से चलाए, 11 पार्टियों में मतभेद ना बने। अभी जो सर्वे आ रहे थे उसमें तो 2 हफ्ते पहले सिर्फ ये प्रतिक्रिया दी जा रही थी कि बीएनपी यानी तारिक रहमान की पार्टी वो कितने बड़े अंतर से जीत रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गए ये अंतर कम होता गया। शफीकुर रहमान तो मौलाना है ही हैं, वो कट्टरपंथी तो है ही हैं। अब सरकार किसकी बनती है, कौन कंट्रोल करता है, क्या स्थितियां बनती हैं, एक चीज़ होती है अपेक्षा करना और एक चीज़ होती है ग्राउंड रियलिटी। वहाँ जितना भी मीडिया है, जो बाहर का इंटरनेशनल मीडिया गया है, वो सिर्फ ये अनुमान लगा रहा है, जिस तरह वाशिंगटन पोस्ट में खबर छपी थी, और अगर हम अखबार की कतरनों के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि कौन सी पार्टी किस विदेशी ताकत के हाथ में खेल रही है, तो अब जब कम से कम मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, 35 से 40% शेख हसीना के वोटर्स वोट दे ही नहीं रहे हैं, तो जो आधे वोट पड़ने हैं वही सिर्फ डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनती है। मैं फिर कहूँगा, बहुत कुछ यूनुस सिर्फ दिखने में सॉफ्ट पर्सन दिखते हैं, लेकिन जो उन्होंने बांग्लादेश को पिछले 1 साल में 1971 की दहलीज पे लाके छोड़ा है, वहाँ से बांग्लादेश को बाहर निकलने में काफ़ी समय लगेगा। आज वोटिंग के दिन जो ग्राउंड रियलिटी है, पूरा ढाका सिर्फ सुरक्षा बलों से पटा पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि महिलाएं और बुजुर्ग वोट डालने जा ही नहीं रहे हैं, और उसके बाद बड़ी संख्या में पॉपुलेशन जहाँ उनका चुनाव क्षेत्र है गांव में, उसकी तरफ जा रही है। बड़ी सारी अफरा तफरी सा माहौल है, कोई सुनियोजित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से वोटिंग नहीं हो रही है। लेकिन देखिए, मैं फिर भी कहूँगा, शफीकुर रहमान की जमात इस्लामी से बेहतर भारत के लिए जो है वो तारिक रहमान की बीएनपी है। लेकिन सबसे बड़ा
जो सवालिया निशान है वो मोहम्मद यूनुस की तरफ है कि जो उन्होंने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद वो सरकार को लाने के बाद जो भी सरकार बनती है वो वापस अपने सामाजिक कार्यों की तरफ लौट जाएंगे। वो ये करते हैं या सिर्फ सत्ता के केंद्र में जो उनकी महत्वाकांक्षा है उसमें बने रहते हैं। शेख हसीना की वापसी चुनाव के बाद हो पाती है बांग्लादेश में या नहीं, ये भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, और शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद भी कह रहे हैं कि 30 से 40% जिस पार्टी को वोट मिले हैं उस पार्टी को अगर हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा है इस चुनाव में तो वो कह रहे हैं कि अनफेयर। हुसैन जावेद साहब, देखिए मैंने अभी सर की बात सुनी, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ। अभी तो वहाँ पे बिल्कुल पोलिंग स्टार्ट हुई है, अगर आप उनके टाइम के हिसाब से देखें 7:30 से लेकर 4:30 का टाइम, और अभी भी सुबह का टाइम ही चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये कहना बहुत जल्द होगा कि बहुत कम अभी लोग निकल रहे हैं और वहाँ पे पता नहीं इस तरह का टर्नआउट क्या होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा आज शाम तक। तो एक तो बात ये रही। दूसरी बात, यहाँ पे यूनुस साहब को लेके बात हुई कि शायद वो आगे सदर बनना चाहते हैं या उनका रोल अगले सेटअप में भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा जब हम यूनुस साहब की बात करते हैं ना, वो सिर्फ यूनुस साहब नहीं होते हैं, वो बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट होती है। आप उसमें जो वहाँ की आर्मी जो सबसे ताकतवर फैक्टर है उसकी सोच को भी सामने रखें कि वो अगले सेटअप को कैसे देखना चाहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और एक और बात, यहाँ पे अभी अरविंद जी ने बात की कि उनको शायद लग रहा है कि वहाँ पे जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी वो शायद बहुत ज्यादा कम्युनल ना हो और वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट अंदाज से देखे। तो आपने अगर तारिक रहमान साहब का बयान सुना ना, उन्होंने एक बात कही कि अगर हमें इक़्तिदार मिलता है तो मेरी पहली जो प्रेफरेंस होगी वो होगा सऊदीया का दौरा, क्योंकि वो बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। वो ये बात पहले कह चुके हैं। और एक सबसे आखिरी बात जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ये वो पहला इलेक्शन है जिसमें जेन जी की टर्म बहुत ज्यादा खुल के सामने आई है। तो मैं देखना ये चाहूंगा कि जो 47 लाख जेन जी का वोट है इस इलेक्शन में वो अपने आप को ट्रांसलेट कैसे कर पाएगा, क्योंकि एक नई किस्म की जनरेशन है, उन्होंने पोलिंग डे देखा है, इलेक्शन की डायनेमिक्स देखी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जेन जी क्या सिर्फ भावना के ऊपर आई है इसमें या उनके पास कोई प्लान भी आ गया। बिल्कुल, लगभग 5 करोड़ 60 लाख युवा मतदाता हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण इसमें रहने वाली है। लेकिन JS सोढ़ी साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ BNP की भी और जमात इस्लामी की भी, दोनों का ही रुख भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर एक तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि BNP नेता है ज़ेबा खान, वो कह रहे हैं कि भारत और ढाका को दोस्त बने रहना चाहिए। इधर शफीकुर रहमान खुद कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो भारत के साथ मजबूत और सम्मानजनक वो रिश्ते चाहते हैं, क्योंकि बॉर्डर बांग्लादेश का सटा हुआ है और चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ हम आगे बढ़ें भारत के साथ। वरना जी इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई भी इंसान जो थोड़ी पढ़ाई लिखाई करता हो वो यही बोलेगा कि बांग्लादेश को भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश का है। जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना ने जो भी उनके बाकी चीजों, लेकिन एक चीज तो उन्होंने बहुत अचीव की कि बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की में उनका बड़ा योगदान है। 2020 से लगातार बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी भारत की पर कैपिटा जीडीपी से बढ़ गई थी। तो ये जो चीज है ये तभी हो सकता है कि जब बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखे, चाहे समुद्री रास्ते से चाहे जमीनी रास्ते से। 2006 किलोमीटर का म्यांमार के साथ बॉर्डर छोड़ के बाकी सारे चारों तरफ से वो बांग्लादेश भारत के साथ उसका बॉर्डर है। तो ये तो कोई बच्चा भी कहेगा कि अगर उसने जिंदगी में तरक्की करनी है उसके अंदर शांति होनी चाहिए, उसके अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उसके साथ शांति होनी चाहिए। और भारत तो हमेशा बांग्लादेश के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो भारत के दिल में हमेशा रहा है। आज बांग्लादेश की आवाम माने ना माने, लेकिन हकीकत ये है, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा एक किताब जरूर पढ़ें जिसमें साफ लिखा है कि वो एक तो किताब है ग्रेट गेम ईस्ट बर्टल लिंटनर की, और दूसरा है द ब्लड टेलीग्राम गैरी बास की। इन दोनों किताबों में किस तरह से लिखा है कि बांग्लादेश की आवाम का हमेशा भारत की आवाम के साथ अच्छा रिश्ता रहा है। ये तो सिर्फ कुछ 1.5-2 सालों से वहां सत्ता पलट हुआ और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने वहां पे पूरा कंट्रोल कर लिया। वरना अगर आप कोई भी बुजुर्ग बांग्लादेशी पूछें, चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे 40 साल की उम्र वाला हो, वो सारे उनका सॉफ्ट कॉर्नर है भारत के लिए। और भारत में भी हर नागरिक का सॉफ्ट कॉर्नर है बांग्लादेश के लिए। आप किसी भारतीय सेना के अफसर से पूछिए, उसका तो बांग्लादेश के लिए उसके दिल में कितनी एक अहम जगह है। तो ये जो 1-1.5 साल का ये एक गलत, मैं कहूंगा एक गलत फेज आया दोनों देशों के रिश्ते में, ये अभी भी बदला जा सकता है। जो जैसे मैंने पहले कहा, जो हुआ सो हुआ,
अब बांग्लादेश को भी, भारत को भी एक नए सिरे से ये चीजें आगे लेके जानी चाहिए, क्योंकि अंत में बांग्लादेश का फायदा तो है, भारत का फायदा है, लेकिन साउथ एशिया में शांति आएगी। बिल्कुल। प्रशांत कुमार जी, कैसा चल रहा है वहां पर इलेक्शन, आप ही अपडेट दे सकते हैं। यस, आप तो जनता हो इधर में फॉल्स ऑफ नैरेटिव का गेम आता हो इधर, आंदोलन होता हो जनजी का, विप्लव का, ये तो गवर्नमेंट तो रिफॉर्म करते ही है, ये तो नॉट फॉर द बांग्लादेश का लिए देखता हो, ये तो सारा वर्ल्ड का लिए देखता हो। मेरा देखता हो नेपाल का होता हो, नेक्स्ट इलेक्शन नेपाल का होता है, ये तो मॉडल हो। बट बांग्लादेश का इतिहास का देखता हो, वोट इतिहास का देखता हो, इधर तो वोट देता हुआ नहीं देता हुआ फैक्टर नहीं है। आप तो कंट्रोल करने के लिए, वोट के लिए, आप तो सिस्टम के लिए कंट्रोल करने के लिए आप करते ही है, एंड देन यू कैन मैनिपुलेट करते ही है वोट के लिए। तो ये तो वन काइंड ऑफ इशू आप देखते हो, ये तो संस्कृति है, वोट का संस्कृति है। आप हारता है, बोलता है वोट फेयर इलेक्शन नहीं है, आप जीतता है बोले जो वेरी फेयर इलेक्शन हो। तो मेरा देखता हो ये दोनों का लिए पार्टी फ्रॉम जमात एंड ऑल्सो द बीएमपी, द टू मेजर अलायंस प्रेजेंट टाइम के लिए, ये तो देखते हैं आप क्या अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने का लिए तो क्षमता का हस्तांतर करते हैं। ये तो बढ़िया चैलेंज है, ये तो बढ़िया चैलेंज है। आप यदि नहीं करते हैं इधर में फ्रॉम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का लिए, आप तो शक्ति का प्रदर्शन करके लिए, आप तो मेरा तो विश्वास ठीक है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि जो नई सरकार बनेगी, चाहे सत्ता में कोई भी आए, चाहे बीएनपी हो या फिर जमात इस्लामी हो, क्या चैलेंजेस उनके सामने होने वाले हैं और शुरुआती दौर में क्या ऐसे कदम उनको उठाने चाहिए जो कि बांग्लादेश की स्थिति को बेहतर कर सके? देखिए, जो सबसे पहला जो चैलेंज है वो तो है जो अनार्किज्म वहां पे फैल चुका है, अराजकता, उसको ठीक करना है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल खड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी खड़े किए हैं और तमाम जो एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह सब ने सवाल उठाए हैं। तो पहला तो ये कि अपनी छवि को ठीक करना होगा। दूसरा ये कि वहां पे स्थिरता लानी होगी। स्थिरता इसलिए कि वहां पे ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर रही है, सेना का काफी दबाव भी है अंदर खाने में। तो वो चीजें हैं कि वहां की बांग्लादेश की जनता को एक ऐसा शासन मिले जो कि भय मुक्त होके आगे काम कर सकें। और जैसा कि हमारे सारे ही पैनलिस्ट लोगों ने बात की है कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत तेजी से गति कर रही थी। उसके बाद में ये आया जैनजी, इसका वो पूरा हुआ। इसमें एक चीज जो खास ध्यान देने वाली है कि आंदोलन शुरू में प्रोग्रेसिव ताकतों के हाथ में था, जिसको हम जैनजीज या युवा लोग थे, उनके हाथ में था। फिर बाद में कम्युनल फोर्सेस ने उस पर अधिकार कर लिया। मतलब जिन लोगों ने जो खालिदा, जो शेख हसीना को वहां से बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर किया, बाद में सत्ता उनके हाथ में नहीं रही, बाद में सत्ता दरअसल कम्युनल फोर्सेस के हाथ में चली गई। तो ऐसा होता है, बहुत सारे आंदोलनों में होता है, तो ऐसा अक्सर आम बात है। तो अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है। और जिस तरीके से जो अमेरिका से ट्रेड डील हुई है, उससे ये संकेत मिलता है कि भारत और बांग्लादेश शायद जो खासकर जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, जो भारत सीधे सीधे अमेरिका को नहीं बेचना चाहेगा, क्योंकि भारत में अनरेस्ट की काफी ज्यादा संभावना है, किसान आंदोलन हुए थे, तो वो बांग्लादेश के रास्ते से अमेरिका जा सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्लानिंग है और अगर वो दबाव बनता है, तो दोनों ही देशों के संबंध ठीक होना लाजमी है। ऐसी तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि रोड मैप बनाएगी। और जो अंत में जो सबसे ज्यादा अभी जो चैलेंज है बांग्लादेश के लोगों के लिए, वो है कम्युनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल में करना और बांग्लादेश को एक सही डायरेक्शन देना, और जो लंबी अवधि के जैसे कि कोई प्लानिंग करना, जैसे कि भारत ने शुरुआत में किया था, जो 5 इयर्स प्लान था या 20 सूत्रीय कार्यक्रम था, या जो खासकर जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी टाइप का, या भारत ने बड़ी बड़ी और भी चीजें की थी, जैसे संचार क्रांति से लेकर हरित क्रांति तक। ऐसा ही अगर बांग्लादेश के पास कोई रोड मैप होगा तो ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए काफी अच्छा। ठीक है रत्नेश जी, यही सवाल आपसे भी, और जल्दी से टिप्पणी कीजिएगा, समय की कमी। देखिए, सबसे हैरानी की बात है कि हम दिल्ली और इस्लामाबाद में बैठकर सिर्फ प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। हमें
खुद बांग्लादेश जाना पड़ेगा। और मैं ये मान सकता हूँ कुछ हद तक बात अरविंद सिंह तेजावत जी की कि वो ढाका यूनिवर्सिटी जाते रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल में भारत के चारों ओर स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदली है और बांग्लादेश भी उसमें शामिल है। यूनुस को किसी भी तरह हल्के में लेना, मैं यहाँ हुसैन जावेद जी की बात का समर्थन करूँगा कि वो कभी भी सत्ता के केंद्र से दूर नहीं जाना चाहेंगे और इसी वजह से उन्होंने शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद, उनका निर्वासन होने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से कवर अप ऑपरेशन चलाया है। जितनी हत्याएं हुई हैं वहाँ उस सामने आई हैं, उससे कहीं ज़्यादा हत्याएं वहाँ हुई हैं माइनॉरिटीज़ की, हिंदुओं की, और किसी भी कीमत पर, चाहे वो बीएनपी आए या फिर शफीकुर रहमान की, यूनुस बने रहना चाहेंगे। वहां पर बनी हुई है, उस अनसर्टेनिटी को किस तरीके से दूर किया जाएगा, ये कई बड़े चैलेंजेस हैं आने वाली सरकार के लिए। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण बांग्लादेश के लिए होने वाला है, क्योंकि आज निर्णायक दिन है। जनता के हाथ में वो फैसला होगा जिससे वो अपनी चुनी हुई सरकार चुनेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।